अब हमें अपने चैप्टर नंबर 6, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज बच्चों, ये ना सिर्फ लेंथी चैप्टर है बल्कि ये इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल बात है कि एग्जामिनर इस यूनिट को मिस करके कोई भी एंट्रेंस का जो एंट्रेंस का पेपर बना दे। सबसे पहले तो मैं आपको सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा कि सीक्वेंस जो है वो हम कहते हैं मैथमेटिक ऑर्डर को। यानी कि आप कह सकते हैं अ पैटर्न अ पैटर्न ऑफ नंबर्स। जैसे कि स्टूडेंट सामने एक सीक्वेंस लिखा है 1 2 4 7। अच्छा जी, अब मैंने बताया पैटर्न ऑफ नंबर्स विद सम लॉजिक्स। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं ना वो जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है और आपका कोई वैलिड क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, आई विल आंसर यू। अच्छा, जो आप चैट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे चैट नजर नहीं आ रही, मेरे सामने वही स्क्रीन है जिस टाइम आपके सामने आ रही है, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो क्लास खत्म होने के बाद आप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर इससे हट के कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, जो भी आप मुझे देना बताना चाह रहे हैं, तो मैं ग्रुप में आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। क्लास के टाइम में क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो इसमें सिर्फ हम वही वाले क्वेश्चन बच्चों को आंसर देते हैं जो लेक्चर की लिमिट तक जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। आप मुझसे बिल्कुल पूछें, आई विल आंसर यू। लेकिन कीप इन माइंड कि जो लेक्चर का टाइम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई अलग से क्वेश्चन पूछने हैं, आप ग्रुप में पूछें, बेशक सारा दिन पूछते रहें, हम उसमें डिस्कशन करते जाएंगे। अच्छा जी, सीक्वेंस की बात मैं कर रहा था। A pattern of number with some logics or mathematical rule is called a sequence। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पैटर्न ऑफ नंबर है। पहली दो टर्म में 1 का गैप है, अगली दो टर्म में 2 का गैप है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का है, फिर 6 का है। इस तरह से कंटिन्यू रहेगा, इसको हम एक सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन मैंने अब आपको बताना है व्हाट इज द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? देयर इज अ डिफरेंस, लिटिल डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। अच्छा, अब जो प्रोग्रेशन होता है वो हमारे पास सीक्वेंस की एक एडवांस या कंडीशनल टाइप होती है। प्रोग्रेशन इज अ रूल। प्रोग्रेशन इज स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस दैट हैव जर्नल टर्म। प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जिसकी कोई जर्नल टर्म होती है। जर्नल टर्म का मतलब है एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है जिससे आप पूरा सीक्वेंस जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे प्रोग्रेशन को कहते हैं या ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं दैट हैव सेम कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसे प्रोग्रेशन को कहते हैं जिसकी दो टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। इसकी जो जर्नल टर्म है दैट इज इक्वल टू ए एन जनरल टर्म भी कहते हैं, इसको nth टर्म भी कहते हैं, इसको रूल भी कहते हैं। मैं फिर बोलूंगा, इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, इसको nth टर्म भी कहते हैं, इसको रूल भी कहते हैं, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म भी कहते हैं। दैट इज इक्वल टू a1 + n-1 * d। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जर्नल टर्म होती है। अच्छा जी, अब इसमें जो बातें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है ए एन किसको रिप्रेजेंट करता है? ए एन रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर टर्म को। पर्टिकुलर टर्म जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं। फिर जो A1 है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। A1 हमेशा हमारे पास सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को शो कर रहा होता है। एन किसको शो करता है? एन दो चीजों में से किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चीज फाइंड करना चाह रहे हैं।
एन एक तो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को, या फिर एन रिप्रेजेंट कर रहा होता है पोजीशन ऑफ टर्म को, पोजीशन। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स और पोजीशन, अब ये मैं भी आपको इसमें एक्सप्लेन भी करूंगा, एक सीक्वेंस बना के मैं सारी वैल्यूज बताऊंगा कि कौन कौन सी वैल्यू कैसे कैसे आप फाइंड करेंगे। और डी हम कहते हैं डिफरेंस को, और डिफरेंस जो है वो हमेशा से कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है ये कांस्टेंट वो वाला कांस्टेंट है जो कि कभी चेंज नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सीक्वेंस रखता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्योंकि जो इसमें डिफरेंस है हर दो टर्म्स के दरमियान, दैट इज ऑलवेज सेम, दैट इज इक्वल टू 2, तो इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, नंबर वन। नंबर टू, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने देखना है ये जो 8 है इसके बारे में मैंने कुछ बातें आपको बतानी है। ये जो 8 है ना, ये इस सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म हमारे पास 8 है और इसकी जो पोजीशन है वो हमारे पास 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज द डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 8। 4 इज द पोजीशन एंड 8 इज द टर्म। तो आपने दोनों बातों में डिफरेंस को याद रखना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने आपके सामने एक सीरीज रखी है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। द क्वेश्चन इज, इफ 3x 8 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन x इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले वो कहते हैं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता है कि एंट्रेंस में हमेशा से मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं। तो मैंने आपके सामने इनिशियली एक आसान क्वेश्चन रखा कि 3x 8 अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो x की क्या वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स, अगर ये तीनों टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिफरेंस है D1 और D2 वो हमेशा सेम होगा। अब D1 D2 मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि मैं दो डिफरेंट डिफरेंसेस निकालना चाह रहा हूँ। एक डिफरेंस निकालूंगा मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करके, और एक डिफरेंस निकालूंगा मैं थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करके। अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो x माइनस 3 आएगा, और अगर आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करेंगे तो 8 माइनस एक्स आएगा। x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x इज द मिडिल टर्म, तो हमारे पास 2x इक्वल टू 8 और 3 हमारे पास 11 हो जाएगा, और जो x की वैल्यू है दैट विल बी 11/2। इसका मतलब है कि 5.5 भी आप लिख सकते हैं और 11/2 भी लिख सकते हैं, विल बी द वैल्यू ऑफ x। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर x के दरमियान, x3 और 8 के दरमियान 5.5 होगा, तो इसी सूरत में ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है। तो स्टूडेंट्स, एक तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से। उसके बाद मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं। वो कहता है अगर A4 इक्वल है 17 के और A15 इक्वल है, सॉरी A4 अगर 17 के इक्वल है एंड A9 अगर इक्वल है 32 के, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड टर्म। मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड कर तो आर इन ए। अभी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, और कीप इन माइंड के एंट्री टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप एक कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। आप जितने क्लियर होंगे अपने कॉन्सेप्ट्स में, आप उतने ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एंट्री टेस्ट में। अब क्वेश्चन इज कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको रैंडम टू टर्म्स दे दी गई हैं, एक टर्म दे दी गई है फोर्थ और एक दे दी गई है नाइन्थ टर्म, और बता दिया गया है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो टर्म्स हैं। अभी हमें ये नहीं बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तमाम टर्म्स क्या है, उन्हीं की दो पर्टिकुलर टर्म्स दे दी गई हैं विद गिवन पोजीशंस। अब कहते हैं कि आप बताएं सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान डिफरेंस कितना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होगा। तो यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस, यानी कि डी आपने फाइंड करना है। अब A4 किसके इक्वल होता है? A4 के लिए पहले मैं बताऊंगा कि AN किसके इक्वल होता है? A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो जो n है ये हमारे पास n, इसका मतलब है कि अगर आपने A4 निकालना है तो A4 हमारे पास इक्वल आएगा A1 प्लस 3D के, जो किसके इक्वल है? 17 के इक्वल है। अगर आपके पास एक ये इक्वेशन आ गई है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, ये A1 और D में इक्वेशन है। फिर दूसरा में दिया हुआ है A9 हमारे पास होता है A1 प्लस 8D के, मैंने बताया D के साथ n-1 होता है, तो अगर 9 एक नाइन्थ पोजीशन थी तो D का मल्टीपल हमारे पास 8 होगा एंड दैट इज इक्वल टू 32। हम इसको भी सर्कल कर लेते हैं, और ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दो इक्वेशन से अगर हम ए को ए के साथ कैंसिल करते हैं, ये ए और ए कैंसिल हो जाए। कैसे कैंसिल होगा? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। अगर आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 8 माइनस 3 करेंगे तो 5d बन जाएगा, और 32 में से 17 माइनस करेंगे दैट विल बी 15। तो जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप डिफरेंस जो है वो इसकी सेकंड से थर्ड टर्म से थर्ड टर्म तक का हो जाए या थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म तक का हो जाए, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कांस्टेंट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसमें एक बात आप और भी नोट करेंगे, ये जो मैंने आपको मेथड करवाया ना, ये मेथड बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और हम इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक के लिए ना मैं इस मेथड के ऊपर एक छोटा सा क्रॉस लगा लेता हूँ। छोटा तो नहीं है खैर, लेकिन मैं आपको इसका एक ट्रिक बताने लगा जो कि आपने फॉलो करना है। अब देखिए आप क्या गिवन था, A4 इक्वल था 17 के। फिर मैं यहीं से एक और क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा और फिर आप लोगों ने मुझे उसका भी आंसर देना है। अच्छा जी, क्वेश्चन इज कि आपके पास A4 यानी ये फोर्थ टर्म थी दैट वाज 17, और जो नाइन्थ टर्म थी दैट वाज 32। अगर आपने डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस के लिए सिंपल आपने क्या काम करना है कि आपने दोनों टर्म्स को माइनस कर देना है न्यूमरेटर में। यानी कि आप क्या करेंगे कि 32 को माइनस कर देंगे 17 से। तो 32 को माइनस करेंगे आप 17 से, और डिनोमिनेटर में आपने इनकी पोजीशंस को माइनस कर देना है। पोजीशंस का मतलब है 9 पोजीशन है और 4th पोजीशन है। डिनोमिनेटर में आपने इनकी पोजीशन को माइनस कर देना है। सिंपली दोबारा बोलूंगा, अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस निकालना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और आपको दो कोई भी पर्टिकुलर टर्म गिवन है, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट टर्म फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टर्म। दो ही टर्म्स है, तो 32 में से 17 को माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर में उनकी पोजीशन को माइनस कर देंगे। तो 32 माइनस 17 15 होता है, 9 माइनस 4 हमारे पास 5 के इक्वल होता है, तो दैट इज सिंपली इक्वल टू 3। ये आप जुबानी भी कर सकते थे। So this is a trick you will use to find the difference between any two terms if two particular terms are given। अगर दो particular terms given है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ना एक्सटेंड करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप ऐसा करें कि आप फाइंड करके दें इंफॉर्मेशन इज सेम। इंफॉर्मेशन इज सेम यानी वो कहता है A4 इज इक्वल टू 17, A4 इज इक्वल टू 17 एंड A9 इज इक्वल टू 32। ये दो टर्म्स आपको दे दिए हैं। अब वो कहता है कि आप फाइंड करें इसकी 15th टर्म। अच्छा, अगर आप इसकी 15th टर्म निकालनी है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको दो टर्म्स दे दी है और रैंडम एक 15th टर्म पूछ लिया है। तो 15th टर्म निकालने के लिए आपको रिक्वायर क्या है? आपको रिक्वायर है A1 प्लस 14D। आपको ये रिक्वायर है। अच्छा, अब इसमें जरा ट्रिक आप समझ लीजिएगा। समझने में हो सकता है आपको 2 मिनट लग जाए, लेकिन सोल्व करते वक्त आपको मैक्सिमम 15 सेकंड लगेंगे। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने 15th टर्म निकालनी है तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए एक फर्स्ट टर्म चाहिए और साथ में आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। स्टूडेंट, डिफरेंस तो आपने निकाल लिया। डिफरेंस आपने क्या निकाला था? अभी हमने 3 निकाला है डिफरेंस। चलिए जी, ये हमने डिफरेंस 3 निकाल लिया है। अब हमें इसको फर्दर निकालने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए 15th टर्म। 15th टर्म के लिए आपको जो फर्स्ट टर्म रिक्वायर है ना, आप ऐसे करें फर्स्ट टर्म को ना यूज करें। आप फर्स्ट टर्म को ना यूज करें, आप वो वाली टर्म यूज कर लें जो ऑलरेडी गिवन है। हमें कौन सी टर्म गिवन है? हमें 9th टर्म गिवन है, हमें 4th टर्म भी गिवन है, लेकिन मैं 9th टर्म को यूज करूंगा। 9th टर्म को इसलिए यूज करूंगा क्योंकि 9th टर्म इज नियरली नियर टू 15th टर्म। तो वो टर्म यूज करते हैं जो टर्म रिक्वायर्ड टर्म के करीब हो, उस टर्म को यूज करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम इज कि अगर आपने 9th टर्म यूज किया है तो क्या अभी भी 14D आएगा? नहीं, अब आएगा 6D। 6D क्यों आएगा? आप जरा इसको समझने की कोशिश करें। द पॉइंट इज कि ये देखें, ये मैंने 14 लिखा था और ये मैंने 1 लिखा था। अगर मैं कुछ चीजें रेस कर दूं, ये मैं क्रॉस जो मैंने लगाया था वो मैं रेस कर दूं, आप जस्ट फोकस करें मैंने जो हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, कि आपने जब 15th टर्म निकाली थी तो आपने A1 और फिर यहाँ पे लिखा था 14। ये जो 14 और 1 है ना, इन दोनों का सम हमारे पास 15 के इक्वल ही होता है। लेकिन अगर आप नाइन्थ टर्म यूज करेंगे तो फिर सम क्योंकि आपने 15 के इक्वल बनाना है, तो फिर जो D का मल्टीपल है वो आप 6 लेंगे, क्योंकि 9 प्लस 6 इक्वल टू 15 है। ये 9 हमने क्यों लिया? ये हमने इस वजह से लिया क्योंकि 9th टर्म ही हमारे पास गिवन थी। हमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करनी पड़ी, और D हमारे पास 3 के इक्वल था। तो 32 प्लस 6 18 इक्वल टू 50।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एनी टू गिवन टर्म्स के साथ कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है तो डिफरेंस निकालने का भी ट्रिक बता दिया। और 15th टर्म निकाल, चलो मैं आपको बताता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 20th टर्म निकालनी थी, फिर भी मैं 9th टर्म ही यूज करूंगा क्योंकि गिवन ही 9th टर्म है। इवन के 4th टर्म भी गिवन है, लेकिन 4th टर्म के लिए फिर हमें डी के मल्टीपल में 16 लिखना पड़ेगा। अब 9 का मल्टीपल है क्योंकि हमें 20th टर्म निकालनी है, तो मैं यहाँ जस्ट 11 डी लिख लूंगा। अब मेरे पास जो 9th टर्म है दैट वाज 32, 11 डी की जगह पर हम 33 पुट करेंगे क्योंकि आपने 3 निकाला था। 32 प्लस 33 आप इसको ऐड कर लें, दैट विल बी 65। इस तरह से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी दो रैंडम टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 100 एंड 1000। ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि 3 के कितने मल्टीपल्स हैं 100 और 1000 के बिटवीन। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने 3 के मल्टीपल काउंट करने हैं तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है। 102, उसके बाद 105, उसके बाद 108 और सबसे बड़ा 999। ये वो 3 के मल्टीपल हैं जो कि 102 से ऑर्डर में चलते जा रहे हैं और 999 तक चलेंगे। अगर मैं 102 को देखूंगा तो दैट इज द फर्स्ट टर्म और दैट इज द nth टर्म एंड द डिफरेंस इज 3। आप जानते हैं ना कि जितने भी मल्टीपल्स हैं और जो आपने टेबल्स याद किए हुए हैं वो सारे के सारे टेबल्स कॉमन डिफरेंस सेम के साथ चलते हैं। जैसे 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20 में डिफरेंस 5 का होता है। 6 के टेबल में 6 का डिफरेंस होता है। जो टेबल है ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं। तो जो मल्टीपल ऑफ 3 है ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 के इक्वल है। what you have to find, you have to find number of terms, number of find कर लें, या इम्पोर्टेंटली अगर आप लास्ट टर्म की अगर आप पोजीशन फाइंड कर लें तो लास्ट टर्म की जो पोजीशन है वो नंबर ऑफ टर्म्स ही को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसका मतलब है अगर मैं लास्ट टर्म की पोजीशन यानी कि एन फाइंड कर लूं जबकि ए एन मेरे पास 999 है, तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो मेरे पास लास्ट टर्म की पोजीशन आ जाएगी। अब उसको क्या फाइंड करने का तरीका है, हमारे पास फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला ही है, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब nth टर्म की जगह आपने वो वाली टर्म पुट करनी है जिसकी आपने पोजीशन फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 102 है, n इज द पोजीशन ऑफ द टर्म एंड डिफरेंस इज 3। तो यहाँ से जो आप n की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ टर्म, यानी 999 माइनस 102 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3। 999 माइनस 102 divided by 3 equal to n minus 1। 999 minus 102 divided by 3 plus 1 is equal to n। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, या अगर आप 9 पे दोनों को कैंसिल कर दें तो 333 माइनस 3 3 9, 3 4 12 प्लस 1। मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने 3 को डिवाइड कर दिया है 999 माइनस 102 के साथ। तो आप क्या करेंगे, 333 को माइनस कर लें 34 से और उसमें प्लस कर लें आप 1 को, तो इसका मतलब है हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 300। तो इस तरह से आप मल्टीपल्स जो होते हैं उनकी पोजीशंस भी निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टर्म की, या आप नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक मीन। अच्छा जी, अरिथमेटिक मीन किसे कहते हैं? इफ ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है देन बी is called arithmetic mean between A and C। इसका मतलब है कि अगर 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो मिडिल वाला नंबर होता है उसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं बिटवीन ए एंड सी। सिमिलरली अगर मैं कहूंगा कि इफ ए बी सी डी ई आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर 5 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देन बी सी डी तीनों नंबर्स आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड सी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास दो नंबर के दरमियान एक
या एक से ज्यादा भी अरिथमेटिक मीन हो सकते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान में जितनी भी टर्म्स होती हैं, दो पर्टिकुलर टर्म्स के दरमियान, वो सारी की सारी अरिथमेटिक मीन्स कहलाती हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा? अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, अगर दो नंबर के दरमियान एक अरिथमेटिक मीन है तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज। अरिथमेटिक मीन को हम एवरेज कहते हैं दो नंबर्स के दरमियान, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। जैसे कि मैं आपसे पूछूं अरिथमेटिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 and 3 इज, अगर आपने 2 और 3 का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो कि हमारे पास 2.5 या 5/2 आएगा। इसका मतलब है कि 2 और 3 के दरमियान अगर मैं 2.5 पुट कर लूं तो 2.5 को हम अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, या अगर 2.5 को इंसर्ट कर लिया जाए तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बन जाएगा। अब मैं आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, एंड द क्वेश्चन इज इफ देयर आर, एक ही क्वेश्चन सारी बातें क्लियर करेगा। इफ देयर आर 4 arithmetic mean, if there are four arithmetic means between 3 and 23, then third arithmetic mean will be, तो थर्ड अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने इसको बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक मीन के सारे टॉपिक को क्लियर कर देगा। अच्छा, अब वो कहते हैं कि 3 and 23 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स हैं, तो मैं कहता हूँ ये 3 हो गया और ये हो गया 23। अब इसके दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन है, एक अरिथमेटिक मीन हो गया, 2, 3 and 4, ये 4 अरिथमेटिक मीन्स हो गए। अब वो आपसे पूछता है कि आप थर्ड अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर मैंने दो नंबर के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर ली है, तो अब मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद ये जो पूरा प्रोग्रेशन है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है। और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन चुका है, तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, दैट इज 3, और ये टर्म की पोजीशन क्या है, इस टर्म की पोजीशन निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमें सिक्स टर्म भी पता है, सिक्स टर्म इज 23। अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो टर्म्स पता है तो डिफरेंस तो हम निकाल ही सकते हैं। डिफरेंस निकालने का मैंने ट्रिक बता दिया था, दोनों टर्म्स को माइनस कर लेंगे और दोनों टर्म्स की पोजीशन को माइनस कर लेंगे, ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 5, डिफरेंस इज 4। इसका मतलब है इस प्रोग्रेशन में हर दो टर्म के दरमियान डिफरेंस 4 है। तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 आएगा, 11 में 4 ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 में 4 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे थे थर्ड अरिथमेटिक मीन। तो थर्ड अरिथमेटिक मीन है, क्योंकि हमने इसको इंसर्ट कर लिया एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो थर्ड अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू, ये थर्ड अरिथमेटिक मीन नहीं है, अच्छा है तो थर्ड अरिथमेटिक मीन, लेकिन ये टर्म थर्ड नहीं है, ये फोर्थ टर्म है जो कि थर्ड अरिथमेटिक मीन के इक्वल है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 15। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि अरिथमेटिक मीन का जब भी आपने कोई क्वेश्चन निकालना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप जितने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन उसने कहे हुए हैं वो सब के सब आप एज्यूम कर लें, और जिस अरिथमेटिक मीन की वैल्यू उसने पूछी हुई है उस अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को एज अ टर्म के तौर पे कंसीडर कर लें। दो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आपको जस्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा और आपको वो पर्टिकुलर टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, तो आप इजीली जो अरिथमेटिक मीन को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक मीन के हवाले से, कि मैं लेकिन उसको मैं एज अ हेडिंग के तौर पे यहाँ पे लिखता हूँ, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स between A and B is equal to n times arithmetic mean of A and B। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ए और बी के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन्स का सम फाइंड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ A1, A2, A3, A4, और एन अरिथमेटिक मीन हो गया और लास्ट टर्म होगी बी। अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है, वो कहता है इन सारे अरिथमेटिक मीन्स का सम फाइंड करें।
तो वो सम किसके इक्वल होगा। सम निकालने के लिए आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ये देखना है कि एन को मल्टीप्लाई कर देना है आपने ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 के साथ। यानी क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सम ऑफ टेंथ टेन टेंथ नहीं 10 सम ऑफ 10 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 12 इज 12 नहीं करता, 12 आप एज्यूम करेंगे शायद वो 10 के बाद वाली टर्म है, 2 and 8 इज, यानी 2 and 8 के दरमियान 10 अरिथमेटिक मीन्स का सम फाइंड करें। यानी इसका मतलब है 2 के बाद फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन, इस तरह 10 अरिथमेटिक मीन आएंगे और लास्ट में हमारे पास होगी 8, और वो कहते हैं इन सब का सम फाइंड करें। हमें ना अरिथमेटिक मीन निकालने की जरूरत है, ना हमें डिफरेंस निकालने की जरूरत है, जस्ट हम 2 और 8 को यूज करेंगे और तमाम अरिथमेटिक मीन्स का सम निकाल लेंगे। यानी हमें बस ये देखना है कि नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स कितने थे, 10 थे, और आपने 2 और 8 का अरिथमेटिक मीन निकालना है यूजिंग a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। आप इसको कैंसिल कर लें, 2 5 10, यानी कि 5 इंटू 8 10 दैट इज इक्वल टू 50। इस तरह के हमारे पास जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 50 ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 8। आपने एक तो हमारे पास एक तो आपने ये पॉइंट जो है वो नोट कर लिया। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास मजीद भी क्वेश्चंस हैं अरिथमेटिक मीन्स के, वो आपने कीप इन माइंड कि आपने जो बुक है, आप सबसे पहले अपनी बुक की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। बुक वाले जो क्वेश्चंस हैं आपने उनको भी साथ साथ देखते रहना है कि जो बुक वाले क्वेश्चन है वो भी आप साथ साथ सोल्व करते रहें, क्योंकि एग्जाम मैंने बच्चों को शुरू में बताया है कि जो एग्जामिनर है उसके पास सबसे जो सॉलिड सोर्स है वो हमारे पास जो है वो एफएससी की बुक से वो क्वेश्चन नॉर्मली बना रहे होते हैं। अच्छा, एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये, इफ, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इफ ए एन प्लस बी एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन एन इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शंस देना लाजमी है, इसके लिए मुझे आपको, क्योंकि ऑप्शन के बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, एंट्री टेस्ट में यही हमें सहूलत होती है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन में ऑप्शन से हेल्प लेके अपने क्वेश्चन को स्मार्टली सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने जस्ट उसको आंसर बताना ना, आपको कैलकुलेशन शो करनी है। अब ये एफएससी का बड़ा लेंथी क्वेश्चन था। एफएससी में जब ये क्वेश्चन आता था हमें काफी लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी इसको सोल्व करने के लिए। वो कहता है कि जो एक्सप्रेशन है ना, ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों अगर ये एक्सप्रेशन अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो दैट शुड बी इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा। अब ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होगा तो एन की क्या वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम एन की वैल्यू 1 बाय 1 अपनी इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। जिस एक्सप्रेशन के लिए ये ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 बन जाता है वही हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अल्फा ऑप्शन पुट करता हूँ, एन की जगह 1 पुट करता हूँ, तो ऊपर एन की जगह 1 पुट किया, न्यूमरेटर में ए प्लस बी आ गया, डिनोमिनेटर में ए पावर 0 प्लस बी पावर 0 आ गया। कीप इन माइंड कि मैंने एन की जगह 1 पुट किया है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब ये बन गया ए प्लस बी और नीचे हमारे पास आ गया 1 प्लस 1, क्योंकि समथिंग की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 1 के लिए हमारा गिवन एक्सप्रेशन अरिथमेटिक मीन बन गया है बिटवीन a एंड b। तो सो इसका मतलब ये हुआ कि यही हमारे पास राइट ऑप्शन होगी। स्टूडेंट्स इस ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें हमने किसी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है, किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन के लिए, हम हमेशा एंटी टेस्ट में इसको प्लगइन मेथड कहते हैं, प्लगइन मेथड यूज करते हैं या बैकसोर्ट टेक्निक यूज करते हैं। इन्हीं टेक्निक के साथ हम बहुत सारे अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जो कि एफएससी में ऑप्शन मौजूद ना होने की वजह से हमें बहुत वर्किंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होगी तो हम इसको स्मार्टली प्ले करेंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक अरिथमेटिक सीरीज अरिथमेटिक सीरीज किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ए बी सी डी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इन्हीं टर्म्स के दरमियान अगर मैं प्लस का साइन डालूं, इन्हीं टर्म्स के दरमियान अगर मैं प्लस का साइन डालूं, तो ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस के दरमियान प्लस का साइन डालने से आर अरिथमेटिक सीरीज, तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में और अरिथमेटिक सीरीज में डिफरेंस होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑर्डर लिस्ट होती है, अरिथमेटिक सीरीज उन्हीं ऑर्डर लिस्ट का सम होता है।
यानी कि अगर आप कॉमास की बजाय प्लस प्लस डाल दें तो ये अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। लेकिन इसको अरिथमेटिक तभी कह सकते हैं कि जब हर दो टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमेशा से आपस में इक्वल चल रहा हो, अदरवाइज फिर वो अरिथमेटिक सीरीज नहीं कहलाएगी। अरिथमेटिक सीरीज के बारे में जो आपने पॉइंट याद रखना है, दैट इज कि अरिथमेटिक सीरीज का आपसे ना सम पूछा जाता है अप टू एन टर्म तक के लिए। अरिथमेटिक सीरीज के सम के तीन फॉर्मूलाज होते हैं, मैं तीनों फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर मैं बताऊंगा वो फॉर्मूलाज आप कब कब यूज करेंगे। एक होता है एन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि अगर आपने अरिथमेटिक सीरीज की किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म तक का सम फाइंड करना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। और फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए वन प्लस ए एन, एक ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एन इंटू मिडल टर्म, मिडल टर्म। ये हमारे पास सारे के सारे अरिथमेटिक सीरीज के सम के फॉर्मूलाज हैं अप टू एनएच टर्म तक। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन इज के अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपने सम निकालना है अरिथमेटिक सीरीज का कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म तक, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि सम अप टू 10 टर्म्स, 10 भी नहीं करता मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए इसको 20 कर देता हूँ, सम अप टू 20 टर्म्स ऑफ arithmetic series whose journal term is an equal to 3n plus 4। यानी कि आपने 20th टर्म तक का सम फाइंड करना है एक अरिथमेटिक सीरीज के जिसकी जनरल टर्म ए एन 3n+4 है। स्टूडेंट्स अगर आपने 20th टर्म तक का सम फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए वन प्लस ए एन। अच्छा ये तो मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, ये मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया। सेकंड वाला फॉर्मूला अब आप कब यूज करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड वाला फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म भी पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो। तो फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, पहले तो हम एन की जगह लिखेंगे 20, क्योंकि एन की जगह आपने 20 पुट करना है, एन इज द नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ द टर्म। फिर ए वन हमारे पास क्या है, ए वन हमारे पास नहीं है, ए वन हमारे पास आ जाएगा जस्ट हम यहाँ पर एन की जगह पर 1 पुट कर लेंगे तो 3+4 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब है यहाँ पर 7 पुट करेंगे। अब ए एन हमारे पास क्या है, ए 20th सम, तो 23 × 64, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको 10 कर दें 20/2 और 64 में 7 ऐड करेंगे तो 71 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो सम है वो हमारे पास 710 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अरिथमेटिक सीरीज के सम को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अगर उसने आपको जनरल टर्म ना दी होती, सीक्वेंस बना के दिया होता, जैसे कि फर्स्ट टर्म जो है इसकी 7 है, फिर सेकंड टर्म जो है 6+4 10 है, थर्ड टर्म जो है वो 13 है, इस तरह से बना के दिया होता तब भी आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। और दूसरा आप इसका फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करें या ये वाला जो फॉर्मूला यूज करें, दोनों से आंसर आपके पास सेम आएगा। बस इस फॉर्मूला में ये है कि जो मैंने ये वाली सीरीज लिखवाई है, इस सीरीज के लिए अगर आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि आपको लास्ट टर्म नहीं पता। चले अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, चलिए मैं इसी पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। जैसे कि देखिए एन की जगह तो आपने 20 पुट करना है क्योंकि आपने 20 टर्म निकालनी है। फिर आपने लिखना है 2a1, 2a1 हमारे पास 7 था, a1 की जगह 7 पुट करना है। n-1, n-1 मतलब 20, और डिफरेंस हमारे पास कितना था सीरीज का, आप दो टर्म का डिफरेंस देख लें वो 3 है, तो यहाँ पर आपने जस्ट 3 पुट करना है। इसको भी सिंप्लीफाई कर ले तो दोनों फॉर्मूलाज लाइकली सेम है। अच्छा जो आखिरी वाला फॉर्मूला है इसकी मैं अभी आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये फॉर्मूला आपने होपफुली पहले नहीं देखा होगा, जो आखिरी वाला फॉर्मूला है ये वाला। इसके लिए मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन पूछने के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, एंटी जैसा क्वेश्चन है। वो कहते ये हैं कि लेट मी कंफर्म के क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन इज इन एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फिफ्थ टर्म 8 के इक्वल है तो वो कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, वो कहता है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स किसके इक्वल होगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन इज कि अगर आपने 9 टर्म का सम फाइंड करना है तो कीप इन माइंड कि एक टर्म से आप कभी भी अरिथमेटिक सीरीज का सम फाइंड नहीं कर सकते। उसी तो सूरत में फाइंड कर सकते हैं जब सिर्फ आपके पास मिडिल टर्म गिवन हो। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 9 है और आपने मिडिल टर्म निकालनी है तो मिडिल टर्म की क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में भी बताऊंगा। एन
n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है अगर नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5, इसका मतलब है फिफ्थ टर्म इज द मिडल। इसका मतलब है कि अगर आपने नाइन्थ टर्म का सम निकालना है तो 9 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ टर्म के साथ भी आप सम निकाल सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ टर्म उसने आपको क्या दी हुई है, 8 दी हुई है। तो आप जस्ट 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आंसर आएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो 72 है ये हमारे पास इस सीरीज की नाइन्थ टर्म तक का सम मौजूद है। लेकिन एक और बात याद रखें, अगर आपको सीरीज की सिर्फ एक टर्म दी हुई है और सीरीज की पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म तक का सम पूछा हुआ है और वो टर्म मिडल टर्म नहीं है, तो आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मिडल टर्म ही मौजूद होनी चाहिए, उसको आप नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उस सीरीज का सम आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज तक का क्वेश्चन टॉपिक था अरिथमेटिक सीरीज तक। तो अरिथमेटिक सीरीज के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट होगा और होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें प्लीज। सर ये मिडिल टर्म वाला काइंडली फिर से एक्सप्लेन कर दो। जी जी जी, मैं कर देता हूँ। अच्छा, भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है? मैं आ रहा हूँ सर, अकेला ही आ रहा हूँ। अच्छा, ये मिडिल टर्म वाला मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, हमारे पास कल 9 टर्म है, A1, A2, A3, A4, A5 और A9। मैं A6 भी लिख लेता हूँ। चलें, इतना लिख लिया तो फिर 2 टर्म और लिख लेते हैं, A7, A8 और A9। ये 9 टर्म है और आपने इन सब का सम फाइंड, और आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है अरिथमेटिक सीरीज की, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको मिडिल टर्म दी हुई है और वो कहता है कि आप इसकी 9th टर्म तक का सम फाइंड करें। तो आपने जस्ट ये करना है कि अगर मिडिल टर्म आपको गिवन है ना, तो आप मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ, तो आपके पास सम आ जाएगा अप टू 9th टर्म। अब क्वेश्चन वाज कि आपको बताया था इसकी मिडिल टर्म हमारे पास क्या थी, 8। लेकिन ये हमें कैसे कंफर्म हुआ कि वो मिडिल टर्म है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है और जो टर्म दी हुई है उसकी पोजीशन 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 9 हो और आपने मिडिल टर्म देखनी हो तो उसको आप 1 में प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो 9+1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। इसका मतलब है फिफ्थ टर्म विल बी द मिडल। अगर आप कंफ्यूज है मिडल टर्म निकालने में तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। आप देखिए 4 टर्म पहले छोड़ दें, 4 टर्म बाद में छोड़ दें, ऑब्वियसली फिफ्थ टर्म इज द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म को अगर आप नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जस्ट 8 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास सम आ गया अप टू 9th टर्म तक। इज इट क्लियर? तो डर रही थी, डर रही थी तभी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, बच्चों के क्वेश्चन है किसी बच्चे को प्लीज पूछ सकते हैं। सर जी प्लीज। सर ये जो आपने अरिथमेटिक सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंस बताया था, ये काइंडली एक दफा रिपीट कर देगा। जी जी प्लीज। अरिथमेटिक सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस ये होता है कि जो अरिथमेटिक सीरीज होती है ना, उसमें हमारे पास अरिथमेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देख के आप एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। इसी टर्म्स के दरमियान अगर हम प्लस का साइन डाल देना तो ये बेसिकली सम बन जाता है, ये सम बन जाता है। इस सम को हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। कॉमर्स के साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और प्लस के साथ अरिथमेटिक सीरीज है। क्लियर? ओके सर। जी सर। जी। एनी मोर क्वेश्चन क्लास? सर मेरा क्वेश्चन है। जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसकी जो एक्सरसाइजेज गिवन है वो हम करेंगे? जी दोबारा बताएं, एक्सरसाइजेस। जी जी, ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है सर, ये करने हैं? जी जी, आपने ये क्वेश्चन करने हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। आप जो बहुत लेंथी क्वेश्चन है वो इग्नोर करने हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि मेनली देखा जाता है कि नर्स में मेन जो क्वेश्चंस हैं वो एफएससी की बुक से कॉपी किए जाते हैं। तो आपने जो बुक वाले क्वेश्चन है ना वो इग्नोर नहीं करने। पहली प्रेफरेंस आपकी बुक है, बुक की रीडिंग है। बुक की रीडिंग का मतलब है एक्सरसाइज से पहले जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो सारे आपने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं, बड़े अच्छे से रीड करने हैं, उनके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो कि आपको जो है वो मास्टर बना देगी आपके मैथमेटिक्स में। कीप इन माइंड कि एक्सरसाइज से पहले जितने
जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। जो बात नहीं समझ आती आप पिक्चर लें, ग्रुप में शेयर करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज उसके बाद फिर आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। बहुत लेंथी क्वेश्चन हैं, जो प्रूफ वगैरह है वो बिल्कुल छोड़ दें, आप कोई प्रूफ नहीं आपने करना। लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स याद रखें आप, उनके पॉइंट्स याद रखें। अगर वो कर लेते हैं फिर आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो किप्स की बुक्स हैं उनसे तैयारी करें, जो हमारे पास ओईटीपी है उससे तैयारी करें, या जो हम आपसे शेयर करेंगे वो तैयारी करें। तो वो बात की बात है, लेकिन पहली प्रेफरेंस आपकी बुक होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। जी, एनी मोर क्वेश्चन क्लास? सर स्लाइड ऊपर कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए स्लाइड ऊपर कर देंगे। जी, स्लाइड्स शो। जी जी आप देख लें। वैसे मैं ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ नोट्स, ठीक है, इसी तरह से ही स्क्रीनशॉट ओके लेके। ओके सही। जी, अस्सलाम एनी सर। मोर क्वेश्चन क्लास? जी प्लीज। वालेकुम सलाम जी स्टूडेंट। जी सर, मैंने पूछना था कि ये जो मैथ्स का जो पार्ट है एनईटी का, इसमें जी क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड भी आते हैं या सिर्फ ये जो फॉर्म जिस तरह आपने हमें करवाए हैं सिर्फ वही आते जी हैं? जी थ्योरी बेस्ड भी आ सकते हैं इनमें? जी, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। डेफिनेशन वगैरह में से, जी जैसे डेफिनेशंस में से? नहीं, डेफिनेशन आने का ट्रेंड नहीं है, नर्स में डेफिनेशन आने का ट्रेंड नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में जो कंडीशंस होती है ना वो पूछी जाती हैं। डेफिनेशन के अंदर कंडीशंस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे पास है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ये कहता है कि ए ओवर बी इक्वल होता है ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन ये कहता है कि कोई भी फ्रैक्शन है ना, आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड करेंगे, तो इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस पे कंडीशन है। कंडीशन ये है कि के कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये जो कंडीशन है ना, ये क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो इस तरह से जो डेफिनेशन में कंडीशंस है ना वो पूछ ली जाती हैं। लेकिन डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जी थैंक यू स्टूडेंट्स, सर। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? चलें, थैंक यू वेरी मच क्लास। अगर किसी बच्चे को फर्दर कोई क्वेश्चन हुआ, कोई भी डिस्कशन करनी हो, आपका ग्रुप मौजूद है, आप ग्रुप में डिस्कशन करें, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करता रहूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।